बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर इब्राहिम और आप मेरा यूट्यूब चैनल दी अनदर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। आज बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज के दिन हम एक इंतहाई अहम इशू के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो है गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस। इस इशू को डिस्कस करने से पहले कुछ हम इसके बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ 2020 के अंदर स्ट्रेटजिकली तमाम कंट्रीज़ ने जो इस खत्ते के अंदर मौजूद हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज किया है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ पर दीगर ममालिक अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान भी अपने इंटरेस्ट की खातिर अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज ना करता। बहुत सारी स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग होती हैं, स्ट्रेटजिक डिसीजंस होते हैं जो कि कई ममालिक प्लान करके रखते हैं, बट एग्जीक्यूट उस वक्त करते हैं जब उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आता है या उनकी एग्जीक्यूशन उस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो यही वजह है कि जो रीसेंट हिस्ट्री के अंदर जो वाक़यात हमारे इस खित्ते के अंदर रूनुमा हुए, जिसमें पर्टिकुलरली पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ और इसी तरह इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ जो लद्दाख में हुआ, वो इनमें सरे फहरिस्त हैं। तो इस बात की तरफ जो है हमारी रियासत ने ज़ोर लगाया, सोचना शुरू किया कि गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस को यूएन चार्टर के मुताबिक, यूएन रेजोल्यूशन के इन लाइन चेंज होना चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने मुफादात को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। यही वजह है कि आज 1 नवंबर, जो कि बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन था, जब गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स ने डोगरा राज से अपने आप को आज़ाद करवाया, अपनी जानें कुर्बान की और गिलगित बल्तिस्तान को उस राज से, उस रियासत से एक अलहदा रियासत जो है कायम करने के लिए कोशिशें की। तो आज 1 नवंबर की वो तकरीब योम आज़ादी की जो गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी तौर पर मनाई गई, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने शिरकत की। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पिछले साल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने शिरकत की थी। और एक बात ये इम्पोर्टेंट है, आप देखिए कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि इस दिन को मनाया जाता है। तो पिछले साल से हम इस दिन को लगातार दूसरी बार इस साल भी हमने मनाया, जो कि इस बात की तरफ फोकस रखता है कि गिलगित बल्तिस्तान बेसिकली एक आज़ाद रियासत है। एक तरफ तो इसका डिस्प्यूटेड जो है स्टेटस तो है यूएन चार्टर के मुताबिक, जो अभी प्लेबिसाइट यानी जब इन लोगों को जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रहते हैं उनको ख़ुद सोचने का और अपने फ्यूचर के बारे में फ़ैसला करने का हक़ दिया जाएगा प्लेबिसाइट के ज़रिए से, तो तब ये डिस्प्यूट जाके ख़त्म होगा। मगर इसका एक पर्टिकुलर स्टेटस ये भी है कि ये डोगरा राज से हट कर एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुमलिकत जो है वो बनाई गई थी 1 नवंबर 1947 के अंदर। तो इसीलिए हमारी जो रियासत है, स्टेट है वो, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इस दिन को मनाती है, जिस पे आज प्राइम मिनिस्टर जो है तशरीफ़ लेके गए इमरान ख़ान, और उन्होंने अनाउंस किया एक प्रोविंशियल स्टेटस गिलगित बल्तिस्तान के लिए। अब ये है क्या, इसके ऊपर अब आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बातें पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, अपोजिशन की तरफ से, कई हमारे मीडिया पर्सन्स की तरफ से और इसी तरह भारत की तरफ से इसके ऊपर आपको बहुत सारे बयानात सुनने को मिलेंगे। एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो भारत कभी भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान करता। और वो ये नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा कि देखें जो काम हमने मीन्स यानी भारत ने आर्टिकल 370 हटाकर किया और कश्मीर को, जो भारत ने ऑक्यूपाई किया हुआ था रीजन, उसको अपनी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। सिमिलरली यही काम अब पाकिस्तान करने जा रहा है। तो पाकिस्तान के पास कोई जवाज़ नहीं बचेगा यूएन चार्टर का तस्करा करके भारत को इन्फ्लुएंस करना या लॉबिंग करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, इंटरनेशनल ममालिक के सामने, कि देखें जी यूएन चार्टर के मुताबिक आप इस मसले को हल करवाएं। तो बेसिकली वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने ये वाला काम करके कश्मीर के कॉज को, कश्मीर के मसले को वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया है, या कश्मीर को जो बेचने की बातें हो रही थी उसके ऊपर एक मोहर ज़ब्त कर दी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, चीज़ों को बग़ैर समझे, बग़ैर जाने और डिटेल्स में किए बग़ैर जो है ये सारी बातें आपको सुनने में मिलेगी। जो लोग कर रहे होंगे
इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जानबूझकर ये नैरेटिव फैला रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मालूमात की कमी की वजह से इस जाल में फंसेंगे और इस चीज़ को प्रोपोगेट करेंगे। तो हम बड़ी डिटेल में जाके जो है ना इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली यूएन चार्टर, यूएन रेजोल्यूशन है क्या, और वो किस तरीके से ये जो अनाउंसमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ने आज की है वो ऐन मुताबिक है यूएन चार्टर के। इस चीज़ को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले यूएनएससी का चार्टर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर के बारे में क्या कहता है। वो इन दोनों कंट्रीज़ को, भारत को और पाकिस्तान को रोकता है क्या करने से और क्या ना करने से। तो क्या करने से रोकता है, वो ये कहता है कि आप इन इलाक़ों की जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उनकी डेमोग्राफ़ी नहीं चेंज कर सकते, कल्चरल चेंज जो है ना वहाँ पे नहीं ला सकते, इनको अपनी यूनियन टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, और जोग्राफिकल चेंजेस जो हैं इन इलाक़ों की वो नहीं कर सकते, ये यूएन चार्टर कहता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब यूएन चार्टर इन इलाक़ों के लोगों की एटोनॉमी को इम्प्रूव करने की बात करता है, इनको मज़ीद बेहतर राइट्स देने की बात करता है, यहाँ में रहने वाले लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ और इस रीजन के हवाले से जो इनके हकूक़ हैं उनको मज़ीद मजबूत करने की बात करता है। तो पाकिस्तान का जो डिसीजन है इसको प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने का, वो इन अकॉर्डिंग टू दीज लाइंस ऑफ यूएनएससी, यूएन चार्टर जो है इनके अकॉर्डिंग होगा और है भी इसी तरह ही। अच्छा, अब ये मैंने दो डिफरेंट बोली, एक मैंने बात की है कि डेमोग्राफी चेंज करना, जोग्राफिकल या कल्चरल, दूसरी मैंने बात की कि वहाँ पे बसने वाले लोगों के हकूक़ को स्ट्रेंथन करना। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और पाकिस्तान बेसिकली जो है ना वो क्या करना चाह रहा है। अब क्या पाकिस्तान इस शिक के ख़िलाफ़ जा रहा है? नहीं। क्या भारत इसके शिक के ख़िलाफ़ क्या? जी बिल्कुल गया। जब उसने आर्टिकल 370 ख़त्म किया तो बेसिकली उसने क्या किया कि स्पेशल स्टेटस जो उसने दिया हुआ था मकबूजा कश्मीर को, वो स्टेटस ख़त्म हो गया और उस इलाके को बाकायदा तौर पर अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर शामिल कर लिया, उसको अपनी यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब वो क्या कर रहा है, वहाँ पर उसने इसकी डेमोग्राफिक चेंज करना शुरू कर दिया है, वहाँ पर लोगों को लेके जाके आबाद करना शुरू कर दिया ताकि मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएं और हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में आ जाएं। उसकी पूरी कल्चरल चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो बुनियादी तौर पर यूएन चार्टर के अगेंस्ट जाता है, इसकी क्लॉज के अगेंस्ट जाता है। तो बेसिकली पाकिस्तान यहाँ पर ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा गिलगित बल्तिस्तान के साथ, बल्कि वो कर क्या रहा है कि पहले जब पाकिस्तान जो है वो क़याम हुआ 1947 के अंदर, उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए से वहाँ के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया उनको एक स्पेशल स्टेटस देके, और उनकी जो फंडिंग है वो डायरेक्ट जो है वो करता है आपका वफाक। अब बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस नहीं होंगे, बल्कि इसको एक प्रोविंशियल स्टेटस देने के लिए एक प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस जो कि सब्जेक्टेड टू होगा आपके प्लेबससाइट जो यूएनएससी जब भी करवाएगी, जब भी वो इंतखाबात वहाँ पर करवाएगी, लोगों को हक़ राय दही देगी, उसके साथ एसोसिएट होगा माफ़ कीजिएगा, कि जब तक वो वाला काम नहीं हो जाता तो हम वक्ती तौर पे उस वक्त तक के लिए ये हकूक़ जो कि पाकिस्तान के बाकी सूबों को हासिल है, ये हकूक़ हम उनको दे रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान कत्तन उसको अपना पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर नहीं कर रहा, सिर्फ वहाँ पे बसने वाले लोगों को वो हकूक़ दे रहा है, वो नुमाइंदगी दे रहा है जो पाकिस्तान के किसी भी दूसरे सूबे में बसने वाले लोगों के हासिल हैं। और यही वो राइट्स हैं जिनके हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की नौजवान नस्ल और वहाँ पे बसने वाले लोग कई अरसे से पाकिस्तान से डिमांड कर रहे थे। तो बेसिकली वो पर्टिकुलर डिमांड पूरी हो रही है, जिससे गिलगित बल्तिस्तान की एटोनॉमिकल पावर जो है वो इम्प्रूव होंगी, वहाँ के जो राइट्स हैं वो मज़ीद प्रोटेक्ट होंगे। लेकिन कतन भी ये गिलगित बल्तिस्तान जो है जोग्राफिकली पाकिस्तान का हिस्सा इस मूव के बाद नहीं बनेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो भारत की तरह वो डायरेक्टली ख़िलाफ़ जाएगा यूएन चार्टर के कि उन रेजोल्यूशंस के जो कि बेसिकली आपको रोकती हैं जियोग्राफिक या डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए इन खित्तों के हवाले से, इन इलाक़ों के हवाले से।
तो बेसिकली अब होगा क्या कि आपका प्रोविजनल स्टेटस जो है वो कायम रहेगा, जो कि बेसिकली प्रोविजनल होगा सब्जेक्टेड टू यूएन प्लेबिसाइड यूएन चार्टर के। उसके बाद हम पाकिस्तान की जो तफसीलात आई हैं, पाकिस्तान अमेंड करेगा आर्टिकल 51A-B-D और आर्टिकल 59B। ठीक है, ये वो आर्टिकल्स हैं आपके आइन के जो कि बेसिकली आप किसी भी इलाके में रहने वाले शहरियों को हकूक़ की फराहमी से रेलेवेंट है कि ये पर्टिकुलर इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ के शहरियों को, वहाँ के सिटीज़न्स को ये हकूक़ जो हैं वो हासिल होंगे। वो बेसिकली जो उनके लीगल राइट्स हैं उसको एम्पावर करेगा। तो इन आर्टिकल्स में चेंजेस की जाएंगे और जिस आर्टिकल में चेंज नहीं की जाएंगी वो है आर्टिकल 1, जो कि पाकिस्तान की जोग्राफ़िकल बाउंड्रीज जोग्राफ़िकल हदूद के हवाले से है, जो ये तयन करता है कि कौन कौन सा इलाका पाकिस्तान के अंदर शामिल है और कौन कौन सा इलाका पाकिस्तान के अंदर शामिल नहीं है। तो इस आर्टिकल को, जो आर्टिकल 1 है, में हुकूमत पाकिस्तान किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लेकर आ रही, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली पूरी मूव जो है वो UNSC की रेजोल्यूशंस के ऐन मुताबिक है, क्योंकि वही सारा काम हम करें जो UNSC कहती है कि आप वहाँ के मौजूद लोगों को आप एम्पावर करें, उनकी ऑटोनॉमी को बढ़ाएं। वही काम अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो करने जा रही है। तो इससे पाकिस्तान का जो कश्मीर के ऊपर केस है वो कमज़ोर नहीं होगा बल्कि मजबूत होगा। और दूसरा, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है जो भारत ने अभी कश्मीर के हवाले से किया। कश्मीर में उसने स्टेटस ख़त्म करके आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, अपना हिस्सा बना दिया, जबकि पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान उल्टा तो बल्कि उनको हकूक़ दे रहा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मज़ीद मजबूत कर रहा है पाकिस्तान की लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। अच्छा, अब ये जब काम हो जाएगा, जो मैंने आपको आर्टिकल्स बताई, आर्टिकल्स में तरमीम होगी, सबसे पहले नेशनल असम्बली में पास होगा, फिर सेनेट में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट जो है इसको अप्रूव करेगा, उसके बाद इसका एक एक्ट बनेगा जो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में जाके पास होगा। उसके बाद ये हकूक़ जो है वो ऑटोमेटिकली उन लोग, वहाँ पे मौजूद लोगों को जो है ना मिल जाएंगे, जो पाकिस्तान जो है वो डिसाइड करेगा। अब वो कौन कौन से हकूक़ होंगे इसके ऊपर अभी इलेक्शंस के बाद जो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बातचीत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेशनल असम्बली की सीट्स 3+1 हुकूमत कह रही है कि 3 जो हैं वो जनरल असम्बली की सीट्स और 1 वुमेन रिज़र्व सीट्स आपको मिल जाएंगी, जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें 5+3 सीट्स आई हैं, जैसे कि जिसमें 5 जो है वो जनरल असम्बली की और 3 जो है इसमें 1 टेक्नोक्रेट और 2 वुमेन की यानी मखसूस नशिस्तें होंगी। इसी तरह सेनेट के अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको 3 नशिस्तें जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में हम दे देंगे, लेकिन वहाँ के लोगों की डिमांड है कि जितनी बाकी सूबों की यानी 22, तो हमें भी रिप्रेजेंटेशन हमारी भी 22 होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए सेनेट के अंदर। तो इसके ऊपर जो है बातचीत होगी। इसके अलावा परमानेंट मेंबरशिप जो है NFC और NUC अवार्ड्स के अंदर जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की, वो अमेंड किया जा सकता है इन आर्टिकल्स के अंदर। इसी तरह जब आपका ये वाला काम हो जाएगा तो उसके बाद इसको आइडेंटिटी, स्पेसिफ़िक आइडेंटिटी मिल जाएगी वहाँ पे मौजूद लोगों को। वो कश्मीरी नहीं कहलाएंगे बल्कि एक स्पेसिफ़िक बल्तिस्तान की आइडेंटिटी जो है उन लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि अभी वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई लीगल स्टेटस नहीं है। तो इस काम के करने के बाद उन लोगों को एक लीगल स्टेटस बन जाएगा, उनको अपनी एक ख़ास पहचान मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम कश्मीर का हिस्सा नहीं है बल्कि हमने डोगरा राज से आज़ादी लेकर अपनी एक अलग हैसियत जो है वो कायम की थी। तो इस अमेंडमेंट के बाद उनको वो वाली लीगल हैसियत जो है ना मिल जाएगी। इसके बाद जो है वो उनको पाकिस्तानी कोर्ट्स के अंदर एक्सेस मिल जाएगी, जो अभी नहीं है। ये बात तय होनी है कि वहाँ पर एक लार्जर बेंच बनाना है या एक हाई कोर्ट बनानी है, क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान की एक अपनी हाई कोर्ट होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो बात होगी। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि चाइना के अलावा वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो जब एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा तो मज़ीद दीगर कंट्रीज़ से FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चाइना जो है वो चाहता है कि ये रीजन प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ आपका CPEC का रूट आ रहा है चीन से, वहाँ पर दूसरी तरफ आपका सबसे बड़ा डैम जो दियामिर बादशाह डैम है उसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुई भी है, जिसके ऊपर चाइनीज़ जो हैं वो फ़ंड कर रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
तो मैंने आपको तफसीलन जो है इस अपने व्लॉग के अंदर जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि किस तरीके से ये वाला जो काम है जो पाकिस्तान करने जा रहा है वो कश्मीर के केस को कमज़ोर नहीं करेगा बल्कि उल्टा मजबूत करेगा। और ये कतन भी यूएनएससी की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट नहीं बल्कि उन रेजोल्यूशंस को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा। और आप क्यों इस काम को और वो काम जो भारत ने आर्टिकल 370 रिवोक करके गया कंपेयर नहीं कर सकते, इसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया। अब होपफुली आपके जहन के अंदर जो भी इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो चुकी होगी। और अगले स्टेप पे मैं मज़ीद आपको इन मूव्स के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रेटेजिक, अभी तो मैंने आपको लोगों के राइट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से राइट्स इन लोगों को मिलेंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स जो हैं इस फैसले के बाद पाकिस्तान को मिल सकते हैं इस रीजन के अंदर, इस खत्ते के अंदर। थैंक यू।